हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग डेटा के बारे में। बिग डेटा जो टॉपिक है उसमें यूनिट 1 को हम कवर करेंगे। तो यूनिट 1 की बात की जाए तो यूनिट 1 में आपको बिग डेटा में देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन और उसके बाद डेटा साइंस। तो सबसे पहले व्हाई एंड वेयर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। बिग डेटा होता क्या है? तो बिग डेटा जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, बिग, इसका मतलब होता है ह्यूज। कोई भी चीज अगर ह्यूज क्वांटिटी में है तो उसे हम बिग कहते हैं। और डेटा, डेटा इज समथिंग इंफॉर्मेशन। डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, तो अगर ह्यूज इंफॉर्मेशन है हमारे पास किसी चीज का तो उसे हम कहेंगे बिग डेटा। तो इसमें क्या, लार्ज यानी बहुत ज्यादा, डाइवर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो ग्रो करता है, यानी हमेशा ये इंक्रीज करते रहता है एट एवर इंक्रीजिंग रेट। और जो इसका रेट ऑफ इंक्रीज होता है ये भी एक तरीके का आप कह सकते हैं कांस्टेंट नहीं रहता, ये भी हमेशा इंक्रीज करता रहता है एक एवर इंक्रीजिंग रेट से। जितने भी डेटा सेट होते हैं वो या तो स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड में टेबल हो गया, सीएसवी हो गया। टेबल में हो गया आपका रिलेशनल डेटाबेसेस हो गए, सीएसवी में आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो गए। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में इमेज आ जाएगा, ऑडियो आ जाएगा, ये सब चीजें आएंगे। And they are analyzed using specialized software to generate insights for various purposes. और इनको हम एनालाइज करते हैं यूजिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, जिससे हम जनरेट कर सके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जिससे हम जनरेट कर सके इंसाइट्स बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आगे हम देखेंगे कौन कौन से पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बेसिक जो बिग डेटा बेस्ड है वॉल्यूम पर, वेलोसिटी पर, वेराइटी पर और वैल्यू पर और वेरासिटी पर, वो सब देख लेते हैं। तो वॉल्यूम पर किस तरीके से बेस्ड है। तो बिग डेटा जो इन्वॉल्व करता है प्रोसेसिंग ऑफ हाई वॉल्यूम्स ऑफ लो डेंसिटी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मोस्टली इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा ज्यादा नहीं होता, क्योंकि बिग डेटा में जब भी हम डील करते हैं तो डेटा इतना ज्यादा आता है ऐसे ऐसे सोर्सेस से जहां पर स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और ये हाई वॉल्यूम्स में होता है। ये डेटा इंक्लूड कर सकता है सोशल मीडिया से डेटा, जैसे कि उस पे इमेजेस है, पोस्ट्स है, फीड्स हो गए, क्लिक स्ट्रीम्स हो गया, यूट्यूब के वीडियोस हो सकते हैं, सेंसर इनेबल्ड इक्विपमेंट। अब सेंसर है, कोई सेंसर अगर लगाया गया है किसी डोर पर, तो वो जो सेंसर है वो हमेशा सेंस करता है जब भी वो डोर ओपन होता है। तो इसमें क्या है, सेंसर इनेबल्ड डेटा में हम हर टाइम आपका ये डेटा इंक्रीज होते रहेगा और हमेशा ये ग्रो होता रहेगा, और इसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है। The volume can range from 10 of terabytes to 100 of petabytes। तो इसका जो डेटा है वो 10 of टेराबाइट से स्टार्ट होता है, यानी कुछ टीबीज में होगा 10 टीबी हो सकता है, और पेटाबाइट्स तक ये 100 ऑफ पेटाबाइट्स तक जा सकता है या उससे भी ज्यादा जा सकता है। वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी है द स्पीड एट विच डेटा इज रिसीव्ड एंड एक्टेड अपॉन इज क्रूशियल। वेलोसिटी का मतलब है जो डेटा आपके पास रिसीव हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो डेटा स्ट्रीम्स हो सकता है, वो क्लिक स्ट्रीम्स हो सकता है, सेंसर्स हो सकता है। तो उस पर हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, ये क्रूशियल है बिग डेटा के टर्म्स में। सम डेटा स्ट्रीम्स डायरेक्टली इनटू मेमोरी इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम। कुछ डेटा स्ट्रीम्स होते हैं वो डायरेक्टली मेमोरी में आ जाते हैं, और कुछ क्या, नियर रियल टाइम, यानी बहुत जल्दी वो भी आ जाते हैं। इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्ट प्रोडक्ट्स ऑफन रिक्वायर इमीडिएट इवैल्यूएशन एंड एक्शन। इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्ट प्रोडक्ट्स यानी आईओटी डिवाइसेस जो होते हैं उसे उन्हें क्या है, इमीडिएट इवैल्यूएशन और एक्शन की जरूरत होती है कि जैसे ही डेटा आए उसको हम क्या है, तुरंत उस पर एक्ट करें। जैसे आईओटी डिवाइसेस में हो गया, आपका अगर कोई कार आपने बनाया, उस पर आपने कुछ सेंसर लगाया और वो डेटा जो है वो आपके पास आ रहा है, तो उस पर क्या है, आपको तुरंत एक्शन करना पड़ेगा। आपने जैसे ही सेंसर ने सेंस किया कि आगे 10 मीटर्स पे कोई कार है या ऑब्स्टेकल या हर्डल है, तो आपको तुरंत क्या है, उसी उसी टाइम क्या है, आपका जो डेटा जो आ रहा है उस पर आपको एक्ट करना पड़ेगा और क्या, ब्रेक लगाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको एक्शन रिक्वायर्ड होगा, आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेराइटी। बिग डेटा इनकम्पसेस मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। इसमें क्या, बहुत तरीके की डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स में भी होता है। ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस हैंडल स्ट्रक्चर्ड डेटा नीटली। लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेसेस थी ट्रेडिशनली जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को तो अच्छे से कर लेता है, अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन बिग डेटा में क्या, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। तो इसको क्या है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता। इसे इस चीज को क्या, बिग डेटा प्रोसेस करता है। प्री प्रोसेसिंग इज नेसेसरी टू डिराइव मीनिंग एंड सपोर्ट मेटा डेटा। और इसमें क्या, प्री प्रोसेसिंग भी जरूरी है,
ये नहीं कि हम क्या है हर तरीके की डेटा को बस लिया हमने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को उस पर क्या है काम करना स्टार्ट कर दिया, उसका क्या प्री प्रोसेसिंग कुछ फिल्टरिंग जो भी जरूरत है और उसके मेटा डेटा के हिसाब से क्या हम उस पर आगे काम करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू एंड वेरासिटी। वैल्यू क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास डेटा आ रहा है क्या उस पर मीनिंगफुल वैल्यूज या वो जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो वर्थ है, हम उस पर अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी मेमोरी स्पेंड करें या अपना हम सिस्टम को उस चीज के लिए लगाए, उसके लिए वर्थ है या नहीं, तो उस सब चीजों पर भी डिपेंड करता है यूजफुलनेस कितना है उस डेटा का। क्योंकि अगर वो यूजफुल रहेगा तभी उससे क्या हम कुछ इंसाइट्स निकाल पाएंगे, उससे वैल्यू निकाल पाएंगे, जिससे क्या हम बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं, उससे हम अच्छा इफिशियंसी अपने कंपनी का बना सकते हैं। तो ये सब चीजें किसकी थी, बिग डेटा की डेफिनेशन में थी। तो अब हम वाई ऑफ बिग डेटा पढ़ेंगे। सबसे पहले है डेटा एक्सप्लोजन। तो बिग डेटा किस तरीके से बिग डेटा जनरेट होता है इस चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहला है डेटा एक्सप्लोजन। बिग डेटा जो राइज होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेटेड एवरी डे। तो हर दिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम में क्या है डेटा जनरेट हो रहा है, इससे बिग डेटा क्या है जनरेट होता है। दिस इंक्लूड्स डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग, अरबों लोग क्या इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, तो उस पे क्या लोग पोस्ट कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में डेटा जनरेट होता है। आईओटी डिवाइसेस, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जितने भी डिवाइसेस है उस हर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आ रहा है। सेंसर हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, कार हो गया, लैपटॉप हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, तो उससे क्या बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। और भी बहुत सारे सोर्सेज है, तो इसको अंडरस्टैंड करना और हार्नेस करना यानी यूटिलाइज करना दिस डेटा को, ये क्या हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हमारे बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो बिग डेटा से क्या हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कंपनीज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज आर लेवरेजिंग बिग डेटा टू गेन ए कम्पिटिटिव एज। तो क्या अगर जो भी बिग डेटा का यूज करता है उसे क्या कम्पिटिटिव एज मिलती है, क्योंकि उसे कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉलेजेस मिलती है जिससे क्या अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स अलाउ बिजनेसेस टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। तो क्या इन्हें ट्रेंड्स पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या अभी मार्केट में चल रहा है, पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, कोरिलेशन क्या है। जैसे कि अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी बिग डेटा यूज करती है तो उसे ये पता चल जाता है कि कोई बंदा अगर मोबाइल खरीद रहा है तो उसके साथ वो किस तरीके का कवर प्रीफर कर रहा है। तो इससे क्या होगा उस ई कॉमर्स कंपनी के लिए इजी होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बंदा मोबाइल खरीदे तो वो क्या खुद से ही सजेस्ट कर दे कि आप इसके साथ ये कवर भी खरीद ले, जिससे कि कंपनी क्या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाए और ज्यादा से ज्यादा अपने कंपनी को और बेहतर पोजीशन में लेकर जा पाए। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस उससे ले सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प हो सकता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बेहतर कर सकती है। नेक्स्ट है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है डेटा एनालिटिक्स जो बिग डेटा हमें देता है। ये डेटा ड्रिवन डिसीजंस में हेल्प करता है। वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जैसे हमें पता है मिलता है, रिस्क को मिनिमाइज कर सकती है इसके थ्रू कंपनीज, जितने भी प्रोसेसेस वो कर रही है उस टाइम उसको ऑप्टिमाइज कर सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकती है, जिससे क्या होगा हेल्प करेगा बेटर डिसीजन मेकिंग में ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल से हर जगह ये इस्तेमाल होगा। पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब यह है कि जितने भी बिग डेटा एनालिटिक्स जब होगी, बिग डेटा आएगा तो उससे क्या है पर्सनलाइज कर सकती है अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को, जिससे क्या है वो मीट कर सकते हैं नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि सबको एक तरीके का ही प्रोडक्ट ना दिखाया जाए, बल्कि बिग डेटा का इस्तेमाल करके उनमें से क्या है हर कस्टमर का हम जानेंगे कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, किस तरीके की प्रोडक्ट्स वो ज्यादा परचेज कर रहा है, उसके हिसाब से क्या हम पर्सनलाइज्ड उसे क्या सजेशन देंगे, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देंगे, जिससे क्या है इसके चांसेस इंक्रीज होंगे कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। कस्टमर के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस से उनके ऑफरिंग्स क्या है बेहतर ऑफरिंग कर सकती है बिजनेस, मार्केटिंग मैसेजेस कर सकती है और इनहेंस कर सकती है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को, जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब यह है कि प्रिडिक्ट कर सकती है, फोरकास्ट कर सकती है फ्यूचर ट्रेंड को और आउटकम्स को बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल टू द कंपनी। इससे क्या होगा मार्केट चेंज को एंटिसिपेट कर सकती है
कि किस तरीके से चेंज आने वाला है, फ्यूचर में किस चीज का ट्रेंड बढ़ेगा, कंपनी को ये पहले से पता रहेगा, जिससे क्या है कंपनी उस प्रोडक्ट के लिए पहले से उस फेज के लिए रेडी रहेगी। और पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं, रिसोर्स को एलोकेट किस तरीके से किया जाए, ऑप्टिमाइज क्या किस तरीके से किया जाए इफिशिएंटली। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी क्या है, बिग डेटा एक रिवोल्यूशन लेके आया है पेशेंट केयर के साथ, क्योंकि ये रिवोल्यूशनाइज कर देता है पूरी तरीके से पेशेंट केयर को, क्योंकि जितना हमारे पास डेटा है, इतना लार्ज अमाउंट में हमारे पास पेशेंट्स है, उसके बारे में डेटा हमें पता चल रहा है कि कौन सा डिजीज अगर किसी बंदे के पास है तो कितना चांसेस है कि वो कोई एक्स्ट्रा डिजीज भी हो, कोई और डिजीज भी उसके साथ हो। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमें मेडिकल इमेजिनिंग में इजी होता है, जेनोमिक डेटा मिलता है कि जीन से कौन सा डेटा अपने पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स में जा रहा है, बेटर डायग्नोज किया जा सकता है और उन्हें पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स दिया जा सकता है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज। बिग डेटा प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज। By analyzing data from various sources such as traffic sensors, surveillance cameras and environmental sensors, city planners can optimize infrastructure. तो हमारे पास बहुत सारी चीज स्मार्ट सिटी में रहेंगी, जैसे ट्रैफिक सेंसर रहेगा, सर्विलेंस कैमरा सीसीटीवी रहेंगे, इन्वायरमेंटल सेंसर्स रहेंगे। तो इससे क्या है, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि किन किन चीजों को हम बेहतर कर सके, पब्लिक सर्विसेज कौन सी अच्छी दे सके, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ रेसिडेंट्स की किस तरीके से बेहतर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बिग डेटा में क्या है, हर तरीके की डेटा अगर कंपनीज के पास आएंगी, उन्हें पता चलेगा कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना स्पेंडिंग हो रहा है, कितना सेविंग्स है। तो वो क्या है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकती है, कस्टमर सर्विस बेहतर प्रोवाइड कर सकती है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, एनालाइज कर सकती है वास्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा को टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। इससे क्या होगा, ट्रांजेक्शन डेटा में क्या है, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को क्या डिटेक्ट इजिली कर सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सेस कर सकती है क्रेडिट रिस्क, और क्या पर्सनलाइज कर सकती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर कस्टमर्स। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है किस तरीके से बिग डेटा हमें हेल्प करता है कि ऑपरेशंस को इजी बनाता है, क्योंकि हमें रियल टाइम डेटा मिल रहा होता है इन्वेंट्री लेवल्स का, और फोरकास्ट क्या है, डिमांडिंग क्या चल रही, लॉजिस्टिक्स में क्या हाल है। तो ये इनेबल करता है कंपनी को स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कि सब चीजों को क्या है एक लाइन में किस तरीके से रखा जाए, सबको किस तरीके से एक टाइम पे सब पे नजर बना के रखा जाए कि जिससे क्या डिसीजन मेकिंग इजी हो, कॉस्ट को कम किया जा सके, इफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए और सप्लाई चेन को अच्छा किया जा सके, उससे ज्यादा से ज्यादा थ्रूपुट निकाला जा सके। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिग डेटा क्या है, हमें इनोवेशंस में और बहुत सारी वेरियस फील्ड्स में हेल्प करता है, जैसे साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है। रिसर्चर क्या है, लार्ज डेटा सेट के यूज कर सकते हैं, उस पर क्या है एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिमुलेट करते हैं, उसका रेप्लिकेशन करते हैं, उसके जैसा एक और नया कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, और उससे वो नई इंसाइट्स, नए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या है जनरेट करते हैं, जो क्या उन्हें हेल्प करता है ब्रेक थ्रूज में, नई डिस्कवरीज में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लाइमेट साइंस हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब बिग डेटा यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है, बहुत सा डेटा आता है, इंटरेक्शंस होते हैं, पोस्ट पर लाइक होते हैं, शेयर होते हैं। इससे कर क्या सकती है, मार्केट रिसर्च कर सकती है कंपनीज, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट कर सकती है, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकती है कि क्या सेंटिमेंट चल रहा है उस यूजर के मन के अंदर, और कंज्यूमर की बिहेवियर को जान सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट पहले भी बता चुका हूँ, परचेज हिस्ट्री को वो हेल्प चेक कर सकती है, प्रोडक्ट रिव्यू आपने किस तरीके से दिया है, वो इसके थ्रू आपको क्या प्राइस के स्ट्रेटेजीज पे काम करेगी कि इसको किस तरीके से प्राइस पे खेलना है। कोई बंदा आया, उसने टाइम स्पेंड नहीं किया, तुरंत प्रोडक्ट खरीद लिया, इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कंपनी को इसको ज्यादा ऑफर से लेना देना नहीं, इसको क्वालिटी से लेना देना, इसको क्या बेहतर प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाए। प्राइसिंग इसके लिए कोई क्या है बड़ी चीज नहीं है, कोई इसके लिए एक फैक्टर नहीं है परचेजिंग के लिए, और ये ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को भी क्या है इनहेंस कर देती है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। पहले ही बताया जा चुका है कि हॉस्पिटल क्लिनिक में इतने लोग आ रहे हैं, इतने डेटा हमारे कंप्यूटर्स में है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली
हम यूज कर सकते हैं मेडिकल इमेजिंग के लिए, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, उनके जीन्स के डेटा को चेक करने के लिए, और ये हेल्प करेगा हमारा ट्रीटमेंट प्लान्स को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले ही बताया जा चुका है बैंक क्या किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, फ्रॉड के लिए, ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकती है एल्गोरिदम लगा के, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बेहतर बना सकती है। टेलीकम्युनिकेशन में किस तरीके से हेल्प हो सकता है, कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, कितना कॉल्स आ रहा है जा रहा है, इंटरनेट का यूजेज कितना, उसके हिसाब से क्या है बेहतर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन दिया जा सकता है, बेहतर प्लान दिए जा सकते हैं, मेंटेनेंस किस टाइम पे किया जा सके, लोग किस टाइम पे सोए रहते हैं, किस टाइम पे कम यूज करते हैं कि ज्यादा कम से कम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। कस्टमर का चर्न एनालिसिस, किस तरीके से कस्टमर ज्यादा है, कहां पर ज्यादा है, वहां पर किस तरीके से नेटवर्क को और बेहतर किया जा सके, और उन पर क्या है पर्सनलाइज उनके लिए मार्केटिंग कैंपेन्स डिजाइन हो। रिटेल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इसका यूज हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे मॉल्स क्या है अब डिजिटली डेटा को सेव करते हैं, तो इसमें क्या प्रोडक्ट प्लेसमेंट में आ सकता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बेहतर हो सकती है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं, और प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है सेंसर हम लगा सकते हैं, इक्विपमेंट, इनके थ्रू बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट करेंगे, और इससे हम हेल्प करेंगे सप्लाई चेन के ऑपरेशंस को बेहतर बनाने में। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है हेल्प करेगा हमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में, और प्रोसेस इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, यानी किस तरीके से हम अपने प्रोसेस को और बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा है, गवर्नमेंट के पास आधार का डेटा है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्कीम्स में इनरोल्ड कैंडिडेट्स का, इनरोल्ड सिटीजन्स का डेटा है, वो किस तरीके से उनको कौन कौन सी स्कीम मिली है, उनका कितना इनकम है, उनकी कितनी हाउसिंग्स है, उनका क्या एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के पास है। तो अगर हम इन सब डेटा को यूटिलाइज करें, इनको अगर हम इस्तेमाल करें, तो हमको इससे बेहतर तरीके से अर्बन प्लानिंग में हेल्प होगी, ट्रांसपोर्टेशन हम बेहतर प्रोवाइड कर पाएंगे पब्लिक को, हेल्थ में अच्छी सर्विसेज मिल पाएंगी, लॉ इन्फोर्समेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट क्या है पॉलिसी डिसीजंस बेहतर तरीके से बना पाएगी। एनर्जी एंड यूटिलिटीज में क्या है जो जितने भी एनर्जी ग्रिड सिस्टम से आता है, एनर्जी की जो कंपनीज है उन्हें पता है कौन से बंदे कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं, क्या टाइम है जिस टाइम सबसे ज्यादा एनर्जी यूज हो रहा है। तो इससे क्या कर सकती है एनर्जी को बेहतर करने के लिए, एनर्जी को एक स्टेगनेंट अमाउंट में या एक टाइम पे सब लोग ना यूज करें, तो कंपनीज ये कर सकती है कि जिस टाइम ज्यादा यूज हो रहा है वो एक टाइम फिक्स कर सकती है कि आप इस टाइम दिन में हर बंदा यूज कर रहा है, हम यहाँ पर दूसरा चार्जेस लेंगे। और क्या है अगर जिस टाइम रात के टाइम 12 से 5 के बीच में हम क्या है कम लेंगे पर यूनिट चार्जेस, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या है बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो इससे क्या हो एक बैलेंस बना रहे, तो इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगा, और रिलायबिलिटी आएगी एनर्जी सेक्टर के बीच में। ऐसा ना हो कि क्या एनर्जी से कम है एनर्जी पावर सिस्टम पावर ग्रिड के पास, और सब बंदे एक ही टाइम पे उसको इस्तेमाल करके क्या कुछ प्रॉब्लम आ जा रही, ज्यादा लोड बढ़ जा रहा है, जिससे क्या प्रॉब्लम्स ना आए। रिसर्च एंड एकेडमिया में यूज हो सकता है, सोशल साइंसेज में, बायोलॉजीज में बहुत सारा हमारे पास डिसिप्लिन है, उसमें क्या हम इस्तेमाल करके रिसर्चर क्या है हेल्प ले सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, और उससे न्यू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं ना। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा कि बिग डेटा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में पहले ही बताया जा चुका, डिसीज का प्रिडिक्शन में, जेनोमिक एनालिसिस में, ड्रग से रिकवरी किस तरीके से हो रहा है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, और हेल्थ केयर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में, फाइनेंस में, क्रेडिट स्कोरिंग में, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस में, कस्टमर सेगमेंटेशन में, और एल्गोरिथम की ट्रेडिंग में। रिटेल ई कॉमर्स तो पहले ही बताया जा चुका है, डिमांड फोरकास्टिंग में, इन्वेंट्री में हेल्प करेगा, प्राइस को ऑप्टिमाइज करने में, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में बेहतर पर्सनलाइज उन्हें क्या है ऑफर्स दिया जा सकता है, उन्हें प्रेडिक्ट किया जा सकता है, अच्छा सर्विसेज उन्हें दे सकते हैं, हम पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है बेहतर जो हमारा चैन ऑपरेशंस है, जो चैन लाइन है हमारा क्या है इसे हम बेहतर कर सकते हैं, एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं, प्रोसेस को क्या जो प्रोसेस चल रहा है उसे क्या है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में क्या है किस तरीके से हम रूट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन से रूट पे ज्यादा लोग चल रहे हैं, तो क्या उस पे क्या हम उसके फ्रीक्वेंसी को, ट्रेन के फ्रीक्वेंसी या बस के फ्रीक्वेंसी को क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या लोगों को कम से कम परेशानी हो। और क्या इससे हम फ्लीट मैनेज कर सकते हैं, कंजेशन को ये कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से हम पता कर सकते हैं पीछे डाटा से कि लास्ट ईयर इस डेट पे क्या हुआ था, और बहुत सारी
बिग डेटा से हम सबसे बड़ी चीज जो आज देख रहे हैं वो है टिकट कंफर्मेशन सिस्टम। किस तरीके से हमारा जो बिग डेटा है वो हेल्प कर रहा है कि प्रिडिक्ट करने में कि टिकट आपका कंफर्म होगा वेटिंग लिस्ट से या नहीं होगा। नेक्स्ट है एनर्जी इंक्रीज हो चुका है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, किस तरीके से सिटीजन्स को बेहतर चीजें प्रोवाइड की जा सकती है, बेहतर पॉलिसीज दी जा सकती है। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा मार्केट है बिग डेटा का, क्योंकि बिग डेटा के थ्रू टारगेटेड टारगेटेड एडवर्टीजमेंट हो पा रहा है। लोग जैसे ही सर्च कर रहे हैं एक्वा पार्क, वाटर पार्क, तो उन्हें क्या है हर जगह वाटर पार्क का ही ऐड दिख रहा है। उन्हें हर जगह क्या है, उन्होंने मोबाइल सर्च किया है, हर प्लेटफॉर्म पे, हर वेबसाइट पे, हर एप्लीकेशन में बस उन्हें मोबाइल का ऐड दिखाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनका ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन कर पाए कंपनीज। नेक्स्ट एजुकेशन एंड रिसर्च में प्लेगरिज्म डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई किसी चीज का कॉपी करके उस चीज को पब्लिश तो नहीं कर रहा है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है, करिकुलम ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया जा सके। तो ये सब एप्लीकेशन जो है वो दिखाती है कितना वर्सेटाइल और कितना इंपॉर्टेंट है बिग डेटा बहुत सारे डोमेन्स में। इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन अभी भी जरूरत है, इफिशियंसी ला सकती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा हमें किन किन फील्ड्स में कहां कहां हमें इससे प्रॉब्लम आती है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम हमारे पास एक्साबाइट्स में, वॉल्यूम हमारे पास पेटाबाइट्स में। इतना लार्ज, इतना कॉम्प्लेक्स ये ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ये इनएडिक्वेट है, वो नहीं इनके साथ डील कर सकती, तभी हमारे पास बिग डेटा आता है। लेकिन बिग डेटा में भी इतना ज्यादा डेटा है कि हमें उन्हें क्या प्री प्रोसेस करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है मास वॉल्यूम्स को, और देखना पड़ता है कि कौन सा डेटा है जिसको हम सही में इस्तेमाल करें। फिल्टरिंग आउट रिजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कौन से डेटा पे हमें काम करना है, और अगर हमने सब डेटा पे काम कर लिया हमारा क्या एफिशिएंसी कम हो जाएगा, हमारा जो मॉडल है वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली क्या है रिजल्ट नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो डिफाइंड इस तरीके से रिफर करता है कि कितना जनरेट अनप्रेसिडेंटेड स्पीड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सच एज सोशल मीडिया, कि हाउ द डेटा इज जनरेटेड, what is the speed of the data at which that the data is generated. It can come from various data sources like social media, sensors, बहुत जगह से आ सकते हैं, IoT से आ सकते हैं। तो इनको प्रोसेस करना रियल टाइम में या नियर रियल टाइम में चैलेंजिंग जॉब हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अगर करोड़ों जीबी का डेटा आ रहा है, एक्साबाइट्स पेटाबाइट्स का डेटा आ रहा है, और मुझे तुरंत कहा जाए उसे प्रोसेस किया जा सके, तो ये चैलेंजिंग है। ये बिग डेटा के लिए भी चैलेंजिंग है, और इसमें एफिशिएंट डेटा स्ट्रीमिंग चाहिए, प्रोसेसिंग टेक्निक्स चाहिए। सबसे पहले तो आपको उस डेटा को किस तरीके से ला रहे हैं कंप्यूटर के पास या आपके पास जो भी डिवाइस है उसमें किस तरीके से ला रहे हैं, उसमें फिर कौन सा प्रोसेसिंग टेक्निक्स आप लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेराइटी। वेराइटी जो है वो दिखाती है कि किस तरीके का आपके पास डेटा है, स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, और उनसे आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, उनको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उनको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। जैसे टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, सेंसर का डेटा हो सकता है। और चैलेंजेस इनमें यही है कि डेटा को इंटीग्रेट किस तरीके से किया जा सके, जो टू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स को किस तरीके से मर्ज किया जा सके, किस तरीके से उससे वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाला जा सके, और उनको इंटीग्रेट करके एक नेक्स्ट आउटपुट में, एक ऐसे आउटपुट से कोई नया इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके। तो इसको क्लीन करने में प्रॉब्लम आता है, नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट है वेरासिटी। ये बिग डेटा में क्या एरर हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी हो सकता है, इनएक्यूरेसी हो सकता है, जो इफेक्ट कर सकता है क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। अगर आप गलत डेटा फीड करोगे तो आप उससे सही रिजल्ट नहीं पा सकते, ये आपको समझना होगा। तो डेटा क्वालिटी को इंश्योर करना, एड्रेस करना इसी ऑफ डेटा प्रोवेनियंस को, उसके ट्रस्टवर्दीनेस को, ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है। वेरासिटी में यही है कि आपको देखना है the data you are getting, whether that contains errors, having inconsistencies, having inaccuracies, then how you are going to clean that data, or how much data is incorrect. Based on that you can predict the efficiency. If the whole data is incorrect or inefficient, then you are not getting the, you will not get the better efficiency. So you have to understand that thing. Next is value. चैलेंज जो वैल्यू में आता है वो ये है कि बहुत सारा डेटा है हमारे पास, मीनिंगफुल इनसाइट्स भी हम उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू जो निकल रहा है वो चैलेंजिंग हो सकता है।
क्योंकि डिपेंड करेगा कि पैटर्न सब रेलिवेंट है या नहीं, उनके बीच में डेटा में कोरिलेशन है या नहीं, ट्रेंड्स क्या है, नॉइज कितना उसमें है। तो इसमें क्या है, हमें एडवांस्ड एनालिटिक्स टेक्निक्स लगाना पड़ सकता है, डोमेन का एक्सपर्टीज का जरूरत पड़ सकता है कि वो कोई उस डोमेन का एक्सपर्ट आकर उन डेटा को देखे, डेटा को विजुअलाइज करना पड़ सकता है, तब उससे वैल्यू सही निकलेगी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका सिक्योरिटी क्या है, आपका हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने डेटा को सिक्योर रखते हैं। क्योंकि अगर सिक्योर नहीं आपका है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, इंटीग्रिटी उसमें नहीं है, तो क्या है, उसमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। अब जो आप डेटा दे रहे हैं वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो आपको साथ में जो डेटा स्टोरेज है इसको भी तो स्केल अप करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है आपने फिक्स डेटा स्टोरेज रख लिया एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द 10th डे, और एट द एंड ऑफ द 20th डे, और एट द एंड ऑफ एनी डे it can full. So you have to make your data storage scalable. You have to make the infrastructure in that way that whenever the data comes, automatically the data storage should occupy or allocate some extra memory for that. Only then you will be able to process the data. You will have good performance, good reliability, you will have cost effectiveness. Otherwise things will go on the other side, and it is challengeable as well. It is challengeable as well because for small firms, क्योंकि जो छोटे फर्म्स होंगे उनके पास वो ज्यादा स्केलेबल नहीं कर पाएंगे, तो बिग डेटा में स्केलेबिलिटी एक चैलेंज बन जाती है। स्किल गैप बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही डेटा साइंस मशीन लर्निंग नहीं लगा सकते। कोई बंदा को डेटा दे दिया जाए तो डेटा को क्लींजिंग बहुत जरूरी है, उस डेटा को उस पर प्रॉपर टेक्निक्स लगाना जरूरी है, प्रोग्रामिंग करना जरूरी है, स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी उससे वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा। अदरवाइज he will not be able to do that. Otherwise the data will become just like a waste piece of paper. इंटरऑपरेबिलिटी भी एक चैलेंज बन जाती है, क्योंकि आपको डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक एपीआई से दूसरे एपीआई, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, एक डेटाबेस से दूसरा डेटाबेस आप लगा रहे हैं, तो इसमें स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, एपीआई होना चाहिए। अदरवाइज योर बिग डेटा विल बिकम फ्लॉप्ड, योर बिग डेटा विल बी फ्लॉप्ड। एथिक्स एंड लीगल इश्यूज अब यहाँ पर आते हैं। चलिए बिग डेटा आपके पास आ गया, बट डेटा ओनरशिप कौन कर रहा है, कंसेंट क्या है, बायस तो नहीं, फेयरनेस है उसमें या नहीं, क्या जिनसे आपने डेटा कलेक्ट किया उनको आपने बताया इस चीज के बारे में, और नहीं बताया तो आपने किस टर्म पर ये कलेक्ट किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट जो आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, इससे क्या आप इस प्रोडक्ट से भी आगे दूसरे के डेटा में प्राइवेसी में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, हो सकता है आप उससे भी वो करें। तो इसमें एथिकल एंड लीगल इश्यूज भी आती हैं कि आपने क्या गाइडलाइन फॉलो किया, फ्रेमवर्क फॉलो किया, कौन क्या आप एथिकल डेटा प्रैक्टिस फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं, ये सब चैलेंजेस थे बिग डेटा में। अब आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। क्या कोई भी डेटा को हम बिग डेटा कह देंगे, या इसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज भाई बिग डेटा है। तो बिग डेटा के जो हम कैरेक्टराइज करते हैं वो कॉमनली 6 V's से करते हैं। यहाँ 3 V's लिखा है, 6 V's होगा, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, एंड देयर इज वेरिटी, वेरासिटी, एंड 3 more will come. So that is value and visualization and variability. So there are total 6. There are 6 V's, and this is very popular previous year question that may come, that what are the 6 V's. So whether the question is characteristics of the big data or tell the 6 V's of big data, you have to write the same answer. आपको सेम ही आंसर लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा में भी और 6 V's ऑफ बिग डेटा में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से। बिग डेटा रिफर्स टू इमेंस वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत जगह से आ सकता है, बहुत ज्यादा डेटा होगा, और डेटा जो होता है वो बहुत मेसिव होता है। इसका रेंज जो होता है टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में। जब आपका रेंज जो है टीबी और पीबी में चला जाए यानी पेटाबाइट्स में, तो उसने एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसने फुलफिल कर दिया, उसने वॉल्यूम के कैरेक्टरिस्टिक्स को टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी है कि बिग डेटा, चलिए आपके पास वॉल्यूम है,
लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी नहीं है तो उसे आप बिग डेटा नहीं कह सकते। तो वेलोसिटी है कि रेट एट विच द डेटा इज जनरेटेड ऑफन इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम। और ये वेलोसिटी का मतलब ये ही नहीं है रेट जनरेट कैसे हो रहा, रियल टाइम में कितना जनरेट हो रहा, ये है वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि आपका हर दिन पर हो रहा, हर मिनट, हर सेकेंड, हर 30 मिनट्स, हर आवर में कितना जनरेट हो रहा, इस चीज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस इनफ्लक्स ऑफ डेटा रिक्वायर्स रैपिड प्रोसेसिंग। अगर आपके पास डेटा आ रहा है जल्दी जल्दी तो आप उसे रैपिड प्रोसेस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि उससे एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल इनसाइट्स निकल सके एक टाइमली मैनर में, तब उसे हम वेलोसिटी के पैरामीटर पे वो खरा उतरता है। वेराइटी, बिग डेटा इनकम्पासेस डाइवर्सिटी डाइवर्स डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब आपके पास वेलोसिटी भी है, वॉल्यूम है, उसमें क्या है, सब स्ट्रक्चर्ड डेटा, तो आप उसे बिग डेटा नहीं कह सकते। दैट विल बी नोन एज सिंपल डेटा दैट विल बी नोन एज सिंपल डेटा, क्योंकि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका एक पैरामीटर है कि उसमें वैरायटी होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड भी कुछ हो सकता है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, उसमें टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, वीडियो होगा, सेंसर डेटा होगा, सोशल मीडिया पोस्ट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। उनको मैनेज करना, उनको एनालाइज करना, ये वैरायटी ऑफ डेटा रिक्वायर क्या करता है, फ्लेक्सिबल और स्केलेबल डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक, कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना स्केलेबल है उन सब चीजों डेटा को लेने के बाद। ये तीन अभी हुए। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी एग्जिबिट करता है टर्म्स ऑफ डेटा सोर्सेस, फॉर्मेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा में भी इनकंसिस्टेंट, वेरिएबल में क्या है, किस तरीके का डेटा है, वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, और विद टाइम क्या है, वो चेंज भी हो सकता है। तो वेरिएबिलिटी का मतलब है कि वेरिएबल होता वेरी करते रहेगा डेटा, उसके फॉर्मेट वेरी कर सकते हैं, उसके टर्म्स वेरी कर सकते हैं, उसके सोर्सेज वेरी कर सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा एक ही सोर्स से बिग डेटा आएगा, कभी हो सकता है उसके कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से डेटा आ रहा, कभी तीसरे प्लेटफॉर्म से आ रहा, कभी इस फॉर्मेट में आ रहा, कभी इस फॉर्मेट में, कभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये चल रहा, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स वो चल रहा। इनकम्प्लीट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, चेंज ओवर द टाइम भी हो सकता है। ये सब चीजें वेरिएबिलिटी में आ रही है। तो ये सब चीजें आप अभी डीप में समझ लें, क्योंकि फ्यूचर में जब आगे 6 आएंगे तो मैं उतना इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, मैं आपको बेसिक ओवरऑल आइडिया बता दूंगा वेरिएबिलिटी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देन व्हाट इज द, there is no, like there is no benefit of repeating the same thing and going into depth every time. नेक्स्ट है वेरासिटी। हमने वेराइटी वेरिएबिलिटी देख लिया, अब नेक्स्ट है वेरासिटी। बिग डेटा में सफर फ्रॉम इश्यूज ऑफ वेरासिटी इंक्लूडिंग इनएक्यूरेसी। अब जहां इनएक्यूरेसीज आई, इनकंसिस्टेंसीज आई, एरर आई, तो क्या है, बिग डेटा में ये भी नहीं है कि 100% करेक्ट डेटा होगा। अगर करेक्ट डेटा होगा तो बस बिग डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बिग डेटा में होने के लिए उसमें क्या इनकंसिस्टेंसीज होनी चाहिए, उसमें एरर होना चाहिए, उसमें इनएक्यूरेसीज होना चाहिए, और डेटा क्वालिटी और रिलायबिलिटी इसी से क्रूशियल होगी कि हम क्या इन्फॉर्म डिसीजन उनको लेके कर सके, उससे उसके बाद यूजफुल इंसाइट्स निकाल सके। नेक्स्ट है वैल्यू। बिग डेटा में वैल्यू क्या है, होल्ड करता है पोटेंशियल वैल्यू इन फॉर्म ऑफ इनसाइट्स, जो हमारा वैल्यू निकल रहा है, जैसे ट्रेंड्स हो गया, पैटर्न्स हो गया, जो इन्फॉर्म हमें क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग। तो क्या वैल्यू कुछ निकलना चाहिए, उससे इनोवेशन निकलना चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलना चाहिए, तभी उसे बिग डेटा कहेंगे। अदरवाइज इफ इट इज नॉट producing or not giving the output or not giving any decision making input or value or deriving innovation or making business opportunities, otherwise it will not be called big data, उसे हम big data नहीं कहेंगे। तो extracting value from big data requires advanced analytical techniques। तो अब हमें वैल्यू जब निकालना है तो उसके हम डोमेन एक्सपर्टीज और इफेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इससे हम विजुअलाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में विजुअलाइजेशन भी आता है कि आपका क्या है, विजुअलाइज किस तरीके से करते हैं डेटा को, ये आपको हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में इफेक्टिवली। तो इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, जिससे आप डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फाइंडिंग्स को एक बेहतर तरीके से, एक इंट्यूटिव क्लियर मैनर में। इंट्यूटिव का मतलब होता है कि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, बस आप देख के समझ पाए। अदर इंट्यूटिव का मतलब होता है आपको कोई रीजनिंग ज्यादा ना करना पड़े, आप समझ जाए उस चीज को देखते ही। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी। वोलेटाइल का मतलब होता है कि
रिटेंशन पीरियड क्या है, एक्सेस पैटर्न क्या है, मतलब हाउ वोलेटाइल इट इज, हाउ व्हाट इज इट्स रिटेंशन पीरियड, वो कितने देर तक रहता है, वो किस तरीके से बिजनेस नीड को फुलफिल करता है, एनालिटिकल पर्पसेस को फुलफिल करता है, ये होता है वोलेटाइल। यानी हाउ इट्स हाउ व्हाट हाउ द पीरियड इज चेंजिंग, इट कम्स अंडर वोलेटिलिटी। नेक्स्ट है वैलिडिटी। बिग डेटा में वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी चीज की वैलिडिटी ही एक दिन है, तो अगर एक दिन है और आप उस डेटा को एक महीने बाद यूज कर रहे हैं, तो इससे आपको नहीं अच्छा वैल्यू मिलेगा, आप उससे नहीं इम्पैक्टफुल और यूजफुल इंसाइट्स ले सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है बिग डेटा में। आपने क्या जो डेटा इन्वॉल्व हो रहा है उसमें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं, कुछ सिक्योरिटी तो नहीं, आपने प्राइवेसी का ब्रीचिंग तो नहीं किया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ स्केलेबिलिटी। अब डायमेंशंस क्या है स्केलेबिलिटी में, किन किन डायमेंशंस पे हम स्केलेबिलिटी कर सकते हैं। तो स्केलेबिलिटी होता क्या, ये एक एबिलिटी होता है सिस्टम का कि वो किस तरीके से इंक्रीजिंग वर्कलोड को या ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल करता है बाय एडिंग रिसोर्सेज और एक्सपेंडिंग इट्स कैपेसिटी। या तो रिसोर्स को ऐड कर लेगा या अपना जो कैपेसिटी है उसको क्या इंक्रीज करके वो उसमें क्या है वर्कलोड को या फिर ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल कर सकता है। सेवरल डायमेंशंस होता है स्केलेबिलिटी का, कॉमनली कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्केलेबल सिस्टम। जब भी हम डिजाइन करते हैं या इवेल्युएट करते हैं स्केलेबल सिस्टम को, तो हम इस चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला आता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी, इसको हम स्केलिंग अप भी कहा जाता है। ये इन्वॉल्व करता है इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स विद इन अ सिस्टम सच एज अपग्रेडिंग सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज रिसोर्सेज। इसमें क्या हम सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज रिसोर्स को अपग्रेड करते हैं। और इसमें क्या है अप्रोच अलाउ करता है हमें इंक्रीज वर्कलोड बाय एडिंग मोर पावरफुल हार्डवेयर रिसोर्सेज टू एग्जिस्टिंग। हम इसमें क्या है एग्जिस्टिंग सर्वर्स में क्या करते हैं, हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को और पावरफुल बनाते हैं। लेकिन इसका भी क्या प्रैक्टिकल लिमिट्स है वर्टिकल स्केलेबिलिटी का, और ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकता और फिजिबल भी नहीं हो सकता। जैसे जैसे आपका वर्कलोड बढ़ते जा रहा है, आप क्या सिर्फ वर्टिकल स्केलेबल कर रहे हैं, यानी सिर्फ अपने हार्डवेयर को आप बढ़ा रहे हैं, सिर्फ हार्डवेयर बढ़ाने से नहीं होगा, इसमें आपका कॉस्ट भी लग रहा है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, इसको स्केलिंग आउट भी कहा जा सकता है। ये इन्वॉल्व करता है एडिंग मोर इंस्टेंसेस और नोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू हैंडल इंक्रीज्ड वर्कलोड। दिस अप्रोच डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर नोड अलाउइंग देम टू सिस्टम टू स्केल हॉरिजॉन्टली एज डिमांड ग्रोस। तो इसमें क्या होता है ना कि ये काम करता है अकॉर्डिंग टू नीड, और ये एक ही जगह नहीं बढ़ाता, ये क्या डिफरेंट सर्वर्स पे अपने नोड्स बनाता है, और उसपे क्या है उनमें क्या है धीरे धीरे रिसोर्सेज को बढ़ाता है। और जैसे ही वो कम होता है, इनका वर्कलोड कम होता है, तो वो क्या उस तरीके से वो रिड्यूस भी कर देता है। ये ग्रो होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी कैन ऑफन बी अचीव्ड थ्रू टेक्निक्स सच एज लोड बैलेंसिंग, पार्टीशनिंग से और रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है ना कि सर्वर बना के हम करते हैं, और इसमें क्या बिना सर्वर एक ही जगह पे हम उसका परफॉर्मेंस सीपीयू जीपीयू सब एक ही सिस्टम का हम बढ़ा, इसमें क्या एक सिस्टम का ना बढ़ा के हम डिफरेंट सर्वर पे डाल दिए हैं, और जैसे ही हमारा बढ़ रहा है वर्कलोड तो हम दूसरे फिर नेक्स्ट सर्वर पे जा रहे हैं। इससे क्या वर्कलोड मैनेज हो रहा है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है वर्टिकल से। इलास्टिक स्केलेबिलिटी क्या है, सिस्टम ऑटोमेटिकली एंड डायनेमिकली एडजस्ट इट्स रिसोर्सेज इन रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन वर्कलोड और डिमांड। इसमें सिंपल है भाई, अगर बढ़ रहा है वर्कलोड तो बढ़ा दो, घट रहा है तो क्या है उसे घटा दो। अगर हम मेरे पास इतना है हमारे पास स्टोरेज, तो इसे हम घटा देंगे अगर कम जरूरत है, और इसे बढ़ा देंगे अगर ज्यादा जरूरत है। इलास्टिक में यही होता है। इसमें क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं हम, प्रोविजन और डिप्रोविजन कर सकते हैं रिसोर्सेज को ऑन द फ्लाई बेस्ड ऑन वर्कलोड पैटर्न जैसा जरूरत है। ये क्या इफिशिएंटली हम इससे फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड्स को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, इससे कॉस्ट कम होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम होगा। नेक्स्ट है प्रोविजनिंग स्केलेबिलिटी। प्रोविजनिंग स्केलेबिलिटी में होता क्या है, ये एबिलिटी टू क्विकली एंड इजीली प्रोविजन करने में क्या हेल्प करता है हमें एडिशनल रिसोर्सेज को और कैपेसिटी को अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग डिमांड्स। इसमें इन्वॉल्व होता है ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड practices of cloud based services that enable rapid deployment and scaling of resources without manual intervention। तो प्रोविजनिंग स्केलेबिलिटी में ये होता है हम कोड लिख देते हैं, भाई जैसे ही मेरा 100 यूजर हो, 100 से ज्यादा यूजर हो, तो क्या एक नए सर्वर पे चले जाना। ये क्या रैपिड डिप्लॉयमेंट में हेल्प करता है।
नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेबिलिटी में यही है कि ये एबिलिटी रहता है मैनेज और एडमिनिस्टर करता है सिस्टम को जब ये स्केल अप और स्केल आउट। एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेबिलिटी में ये होता है कि एक एडमिन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो क्या है अकॉर्डिंग टू नीड क्या है स्केल अप और स्केल डाउन करता है चीजों को, वो मॉनिटर करता है, प्रॉब्लम कुछ आती है तो ट्रबल शूट करता है, कॉन्फ़िगर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स करता है। तो स्केलेबल सिस्टम शुड प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स अगर आपके पास रहेगा तो स्केलेबल सिस्टम तभी हो सकता है जब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ये लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट में हेल्प करते हैं। ज्योग्राफिक स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज को अक्रॉस मल्टीपल जियोग्राफिक लोकेशंस। इससे क्या होता है कि आपके कस्टमर को हर डिफरेंट रीजन्स में इजीली कम टाइम में क्या उन्हें चीज मिलेगा। डेटा सेंटर है तो उनका लेटेंसी कम हो जाएगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा, डेटा रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। एक जगह का सर्वर अगर डाउन भी हो जाता है तो सबको उससे कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। Decomposability का मतलब क्या है? Refers to the ability to break down a complex system into smaller system, more manageable components or services that can be independently scaled. Decomposability का मतलब यही है कि आप scale as a system मत करो as a whole, इसको तोड़ दो 20 पार्ट में, 20 पार्ट में, स्मॉलर पार्ट्स में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या है आप उसे स्केल करो, अकॉर्डिंग टू दैट क्या है आप उसे स्केल करो। इससे क्या होगा? रिसोर्स का बेहतर यूटिलाइजेशन होगा, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट में हेल्प करेगा, मॉड्यूलर डिजाइन में हेल्प करेगा, और कॉस्ट इफेक्टिव भी ये हो जाएगा। By considering this dimension of scalability, organization can design and build system. इन सब चीजों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन क्या है डिजाइन कर सकता है, बिल्ड कर सकता है सिस्टम जो कि एफिशिएंटली ग्रो हो और अडेप्ट करे इन्वॉल्विंग बिजनेस नीड्स और यूजर डिमांड्स को। जैसा मैंने पहले कहा था कि 6 V's ऑफ बिग डेटा आने वाला है, तो आ गया। ये एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल 3 V's, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, लेकिन अब 6 व्यूज पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम पहले ही बताया जा चुका है, पेटाबाइट्स टेराबाइट्स में होना चाहिए, तभी वो कंसीडर किया जाएगा एज ए बिग डेटा। नेक्स्ट है वेलोसिटी, ये रेफर करता है स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेटेड, किस स्पीड पर डेटा जनरेट हो रहा, प्रोसेस हो रहा। और ये जो टाइम होता है जिसमें हम कह रहे हैं डेटा जनरेट, वो नियरली रियल टाइम हो या नियर रियल टाइम में उसका प्रोसेसिंग हो, जिससे क्या हमें इनसाइट्स इंफॉर्मेशन क्या है चेंजिंग डेटा स्ट्रीम का मिल सके। वैरायटी का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो सकते हैं और उसके फॉर्मेट्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। तो इससे क्या है, अगर वो उसमें वैरायटी है तो वो बिग डेटा में आएगा। टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, सेंसर डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट, ये वैरायटी। वेरासिटी क्या है? इसमें क्या है, क्वालिटी क्या, रिलायबिलिटी क्या, ट्रस्टवर्दीनेस क्या, ये डिपेंड करता है वेरासिटी में कि उसमें कितना इनएक्यूरेसी है, इनकंसिस्टेंसी और एरर है या बायसनेस है, क्या ये रिलायबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। तो अगर ये सब चीजें अगर है उसमें तो वो क्या है आएंगे बिग डेटा के अंदर। कितना इनएक्यूरेसी है, कितना वो रिलायबल है। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या, उससे कुछ वैल्यू निकल भी पा रही या नहीं निकल पा रही। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी, वो कितना वेरिएबल कर रहा है, वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है तभी क्या है उसे बिग डेटा माना जाए, अगर कोई वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा तो उसे कोई बंदा भी क्या उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है इजिली, उसमें क्या कुछ एल्गोरिथम लगा के। लेकिन क्या है, जब बिग डेटा उससे ही कहेंगे जब वेरिएबल हो, उसका एग्जिबिट करे, डेटा सोर्स का फॉर्मेट चेंजेस हो, उसके पैटर्न्स में चेंजेस हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस हो, कि क्या है वो डेटा फ्लेक्सिबल हो, तब क्या है हम जान गए। हमने क्या जाना, 6 V's जाना। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेटेड, वेराइटी होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो, वेरासिटी होना चाहिए, कितना इनकंसिस्टेंसी एरर है ये देखना, यानी ज्यादा अच्छा वेरासिटी रहेगा मतलब वेरासिटी का मतलब क्या हुआ, ये क्वालिटी रिलायबिलिटी, यानी वेरासिटी आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें कम एरर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है वेरासिटी के बाद वैल्यूज, हमें वैल्यू दे पा रहा है या नहीं, और वेरिएबिलिटी, क्या वो वेरी कर रहा है, अगर वेरी कर रहा तभी वो बिग डेटा में आएगा। नेक्स्ट है हमारा डेटा साइंस, गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ बिग डेटा। तो डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस है कि बिग डेटा से वैल्यू निकाल जो हम रहे हैं निकालेंगे, जो वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस, द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। बिग डेटा हमारे पास आ गया, चलिए डेटा हमारे पास आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी फुलफिल कर रहा है,
लेकिन उससे वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूजफुल इंसाइट्स कैसे निकालेंगे, इम्पैक्टफुल इंसाइट्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर डेटा साइंस आता है। अब डेटा साइंस क्या है ये समझ लें। डेटा साइंस क्या है, क्रूशियल रोल प्ले करता है इन एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम द बिग डेटा बाय लेवरेजिंग एडवांस्ड एनालिटिक्स टेक्निक्स। इसके पास बहुत सारे एडवांस्ड एनालिटिक्स टेक्निक्स, उनको वो इस्तेमाल करता है। किस चीज के लिए इस्तेमाल करता है वो, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन को, पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, डिसीजन मेकिंग डेटा को, इनोवेशन को। अब यहाँ पर है कि किस तरीके से डेटा साइंस इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो बिग डेटा से वैल्यू निकाल सके। सबसे पहला है डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। आपको तो पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा और फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा एनालिटिक्स के लिए। इसमें हमें ये देखना है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डेटा सोर्सेज को रिलेवेंट है या नहीं, जो इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम डिस्परेट सोर्सेज, उनके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा उन्हें, और उसके बाद इंश्योर करना पड़ेगा कि क्वालिटी सोर्सेज और कंसिस्टेंसी का क्या मामला है, कि डेटा की क्वालिटी क्या है, डेटा की कंसिस्टेंसी क्या है। तो ये आता है डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, कि हम उस पे जो प्री प्रोसेसिंग इसे कहते हैं, प्रोसेस होने से पहले उस पे क्या है प्रोसेस करना, इज नॉन एज प्री प्रोसेसिंग। डेटा को हमने किस तरीके से कलेक्ट किया, प्रिपेयर किया, ये इस चीज में आती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए जिसे कहते हैं, ये डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टेक्निक्स को टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स। आप कोई भी डेटा है तो उससे सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले जो डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं वो करते हैं ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं वो रिलेशनशिप निकालते हैं, पैटर्न्स निकालते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं, किस तरीके का आपके पास डेटा है। बिग डेटा सेट्स के सब चीजों को समझने के बाद वो विजुलाइज करते हैं, स्टैटिस्टिकल समरीज निकालते हैं कि हाँ इससे हम क्या आगे कर सकते हैं, डेटा माइनिंग टेक्निक्स कौन सा इससे लगाना पड़ेगा, कौन सा एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, और हिडन इनसाइट्स इसमें क्या क्या मिल सकते हैं, आउटलायर्स क्या हो सकते हैं, कौन सा डेटा क्या फॉल्टी है या उसमें प्रॉपर उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये ईडीए में आ जाता है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या है, तो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है कि आप प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, जो हेल्प करते हैं आपको फ्यूचर ट्रेंड्स बनाने में, आउटकम्स बताने में, बिहेवियर्स बताने में ऑन हिस्टोरिकल डेटा। जो भी आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होगा उसमें वो ये सब चीजें क्या है आपको बताएंगी। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इनेबल्स, आपको करता है एंटिसिपेट, आप कर सकते हैं कस्टमर के बिहेवियर को, प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट ट्रेंड्स को, और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं रिसोर्स एलोकेशन को, और मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को, यानी रिड्यूस कर सकते हैं आप रिस्क को यूजिंग प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। आपने पहले ही एक मॉडल बना लिया जो क्या है फोरकास्ट कर दे रहा है फ्यूचर ट्रेंड्स को। फिर है क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासिफाई कीजिए, चीजों को अलग अलग कर दीजिए, एक तरीके की डेटा एक तरफ आ जाए। क्लस्टरिंग में क्या है, एक ग्रुप में आप क्या है चीजों को ग्रुप वाइज क्या है शॉर्ट कर दे रहे हैं, एक तरीके का डेटा एक ग्रुप में आ जाए, ठीक है। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक और सिमिलैरिटीज कैटेगराइज हमने किया डेटा को। ये हेल्प करता है हमें सेगमेंट करने में, कस्टमर्स को, मार्केट जो है उसको टारगेट करने में, आइडेंटिफाई करने में टारगेट मार्केट को, जो भी एनोमलीज हैं, एरर्स हैं, उसे पता करने में हेल्प करता है क्लासिफिकेशन, और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन में। नेक्स्ट है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डेटा साइंटिस्ट अप्लाई करते हैं एनएलपी टेक्निक्स टू एनालाइज एंड एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा है तो उस पे क्या सोशल मीडिया पोस्ट है तो उस पे एनएलपी लगाया जाता है, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कस्टमर रिव्यूज है, ईमेल्स है, तो इससे क्या है, इस पे एनएलपी लगा के उससे सेंटिमेंट एनालिसिस किया जा सकता है, टॉपिक मॉडलिंग, एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, कि जो भी मतलब वीडियो है या ऑडियो उसका टेक्स्ट समरी, एंड बेस्ड ऑन दैट समरी वी विल मेक सम यूजफुल इनसाइट्स फ्रॉम दैट, जो हेल्प करता है कस्टमर के फीडबैक को समझने में, मार्केट के सेंटिमेंट को समझने में, और ट्रेंड्स को समझने में। नेक्स्ट है डीप लर्निंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बाद हमें डीप लर्निंग करना होता है। डेटा साइंटिस्ट लेवरेज करते हैं डीप लर्निंग टेक्निक सच एज न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है
तो एनालाइज ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड हाई डायमेंशनल डेटा। सिंपल डेटा पे ये इस्तेमाल नहीं होता, हाई डायमेंशनल डेटा जब होगा तब इस्तेमाल होगा। जैसे इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, सेंसर डेटा हो गए, इनमें ये चीज लगती है। डीप लर्निंग क्या हेल्प करती है भाई, तो इमेज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है, स्पीच को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है, एनोमली को डिटेक्ट करती है, हाई एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ इन सब कामों को करती है डीप लर्निंग। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन सपोर्ट। ऑप्टिमाइज अब किस तरीके से करेंगे, डिसीजन सपोर्ट किस तरीके से देंगे, तो इसमें डेटा साइंटिस्ट डेवलप करते हैं ऑप्टिमाइजेशन मॉडल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प हो सके डेटा ड्रिवन डिसीजंस बनाने में और इंप्रूव करने में, ऑपरेशनल इफिशिएंसी को इंप्रूव करने में। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। जितने भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगाएंगे, इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, वो लॉजिस्टिक प्लानिंग्स को बेहतर कर पाएंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को वो क्या है बेहतर कर पाएंगे, उस पर एक्शन ले पाएंगे वो, और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे डिसीजन मेकर को यूजिंग द ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन सपोर्ट। नेक्स्ट है एबी टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एबी टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, कैंपेन्स और इंटरवेंशन, कि हमने जो भी कितना हमारा इफेक्टिव है, जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, उससे स्ट्रेटजीज लगा लगा के हम क्या है कैंपेन्स लगा के पता कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा को हम मेजर करें की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये डेटा ड्रिवन डिसीजंस में इजिली बना सकती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रोडक्ट फीचर्स का हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का हो गया, कस्टमर एक्सपीरियंसेस का हो गया, एबी टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन से। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और आइट्रेशन। अब डेटा साइंस में ये नहीं है कि आपने कोई चीज एक बार कर दी तो बस कर दी भाई, आपने एक मॉडल बना दिया, डेटा मॉडल, डेटा साइंस मॉडल, तो वही चलेगा, नहीं। इसमें क्या है चेंजेस होते रहते हैं, इसमें क्या है नई नई चीजें आती रहती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसमें क्या आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, जिससे आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें एक्यूरेसी, रिलेवेंस और इफेक्टिवनेस बरकरार रहे। ये आइटरेट करते हैं मॉडल बेस्ड ऑन फीडबैक एंड न्यू डेटा। तो जो आप फीडबैक दे रहे हैं उसके हिसाब से वो क्या है अपने आप को चेंज करता है, उसका प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी इंप्रूव होना चाहिए। अगर आपने 60% आपकी एफिशिएंसी थी तो वो बढ़नी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए एफिशिएंसी घटने लगे या कांस्टेंट है तो क्या फायदा। तो उस वैल्यू तो वो तो डेटा से यूजफुल वैल्यूज उस हिसाब से दे नहीं पा रहा। नेक्स्ट है बिजनेस इंसाइट्स एंड स्ट्रेटेजी। बिजनेस इंसाइट्स एंड स्ट्रेटेजी में ये है कि आप क्या वैल्यू दे पा रहे हैं बिजनेसमैन को यूजिंग द डेटा दे हैव प्रोवाइडेड। तो डेटा साइंटिस्ट ट्रांसलेट करते हैं एनालिटिकल फाइंडिंग्स इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स। तो उन्होंने जो जो फाइंड किया उसको क्या है वो एक्शनेबल इनसाइट्स में क्या प्रेजेंट करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन देते हैं, ड्राइव करते हैं बिजनेस ग्रोथ को, इनोवेशन को, बाय कंबाइनिंग डोमेन एक्सपर्टीज। जब आप कंबाइन करते हैं डोमेन एक्सपर्टीज को एनालिटिकल राइगर से, डेटा साइंटिस्ट हेल्प क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क को कम करने में और कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में, मार्केट प्लेस जिसमें वो बेच रहे हैं उनमें क्या है वो उन्हें एक अच्छा एडवांटेज मिल सके। समरी में हम क्या कह सकते हैं कि डेटा साइंस क्या करता है, इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम बिग डेटा बाय अप्लाइंग एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक। वो क्या इस एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक्स जब लगाएंगे तो वो क्या है उससे कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे, इंसाइट्स निकाल पाएंगे जो अनकवर्ड थे अभी तक, कुछ आउटकम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज कर पाएंगे प्रोसेसेस को और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बना पाएंगे वेरियस डिसीजंस, वेरियस डोमेन्स और इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ये हो गया। अब डेटा साइंस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, आप सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है, हम डेटा साइंस उस पर लगाने वाले, वैल्यूज पे निकालने वाले, लेकिन उससे हमें किस तरीके की वैल्यू निकालना है, हमें सेल्स के रिगार्डिंग वैल्यू निकालना है, हमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग निकालना है, किस तरीके से निकालना, पहले समझना पड़ेगा प्रॉब्लम को। क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, स्कोप को समझना पड़ेगा कि स्कोप क्या है और इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है। कंस्ट्रेंट यानी जो चीज
दूसरे चीज पर डिपेंडेंट है, उसे कंस्टेंट कहते हैं। ये समझना पड़ेगा। डेटा को एक्वायर करना पड़ेगा, आपको रिलेवेंट डेटा सोर्सेस यूज करना पड़ेगा, जैसे आप डेटाबेस यूज कर सकते हैं, एपीआई यूज कर सकते हैं, फाइल्स यूज कर सकते हैं, और उनको कलेक्ट और एक्वायर करना पड़ेगा। डेटा क्वालिटी उसका इंश्योर करना पड़ेगा, इंटीग्रिटी करना पड़ेगा, डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग करके। ईडीए पहले ही बताया जा चुका है, आप उसके स्ट्रक्चर को, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप को समझेंगे। और विजुलाइज करेंगे डेटा को यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स और स्टैटिस्टिकल समरी से। क्या है, आप विजुलाइज करेंगे कि हाँ डेटा में चल क्या रहा है, उसके बाद फिर क्या आगे आप पढ़ेंगे। पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड, आउटलायर्स क्या, पोटेंशियल इनसाइट्स क्या, जिससे क्या फिर आपको आगे हेल्प होगा। फीचर इंजीनियरिंग में क्या, सेलेक्ट इंजीनियर रिलेवेंट फीचर फ्रॉम द रॉ डेटा। आप क्या है उससे इंजीनियर करें, इंजीनियरिंग उस पे करेंगे, उस रॉ डेटा पे ट्रांसफॉर्म करेंगे प्री प्रोसेस फीचर्स को टू मेक देम सुटेबल फॉर मॉडलिंग। मॉडलिंग करने के लिए उन्हें प्री प्रोसेस करेंगे। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करेंगे, आउटलायर्स हैं जो मतलब रिपीटेड वैल्यूज है उन्हें हटाएंगे, और जो भी डेटा एनोमलीज रहेगी वो सब फीचर इंजीनियरिंग में आ जाएगी। ठीक है, अब मॉडल डेवलपमेंट। तो हमने ईडीए किया, फीचर इंजीनियरिंग किया, अब मॉडल डेवलपमेंट पे आते हैं। मॉडल डेवलपमेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। हम यहाँ पर एमएल की एल्गोज लगाएंगे, मशीन लर्निंग की जो भी एल्गोरिथम है बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम एंड डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल टू अस लगाएंगे। डेटा को हम ट्रेनिंग में देंगे, वैलिडेशन में देंगे, टेस्टिंग। कुछ को पे क्या हम ट्रेन करेंगे कुछ डेटा पर, कुछ पे वैलिडेट करेंगे और कुछ पे क्या टेस्ट करेंगे। ट्रेन करेंगे मॉडल को यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस यूजिंग वैलिडेशन। ट्रेन हमने किया ट्रेनिंग डेटा के इस्तेमाल से, और परफॉर्मेंस चेक करेंगे वैलिडेशन डेटा पर। ट्यून करेंगे हाइपर पैरामीटर, ऑप्टिमाइज करेंगे मॉडल को बेटर परफॉर्मेंस। मॉडल हमने बना लिया, मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे डेटा को। रिलेवेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को हम चेक करेंगे, जैसे एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, F1 स्कोर क्या है। कंपेयर करेंगे मॉडल के परफॉर्मेंस को अगेंस्ट बेसलाइन मॉडल्स और बेंचमार्क। अब बेंचमार्क की क्या एक्यूरेसी है, वो किस तरीके के रिजल्ट दे रहा, इन सब चीजों पे क्या हम कंपेयर करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वो उसके बाद ही हम क्या है आगे बढ़ेंगे। तो ये मॉडल को हमने इवेल्युएट कर लिया। अब मॉडल को इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब है मॉडल के प्रेडिक्शन को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ड्राइव कर रहे हैं इस तरह। तो आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स और इम्पैक्ट ऑन द मॉडल डिसीजन। फीचर क्या क्या है जो मॉडल के डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद मॉडल के एजम्पशंस को वैलिडेट करेंगे, एसेस करेंगे उसके रोबस्टनेस को कि कितना स्ट्रांग है मॉडल हमारा। इसके बाद डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय द ट्रेन मॉडल इनटू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। अब हम इसको प्रोडक्शन और ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में लगा देंगे। इंटीग्रेट करेंगे मॉडल इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम और एप्लीकेशन फॉर रियल वर्ल्ड यूज। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे मॉडल को एग्जिस्टिंग सिस्टम में, हमारा जो भी सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन में रियल वर्ल्ड यूज में इस्तेमाल हम इसे कर सकते हैं। मॉनिटर करेंगे मॉडल परफॉर्मेंस को, फीडबैक लूप फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम मॉडल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, फीडबैक लूप फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या है इसको इस्तेमाल करेंगे डिप्लॉयमेंट के बाद। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसमें क्या हर चीज को डॉक्यूमेंट करें, क्या हमने प्रोसेस इस्तेमाल किया, डेटा सोर्सेस कहाँ से लाए, मेथड्स कौन सा यूज किया, फाइंडिंग्स क्या क्या मिली। रिपोर्ट्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे, जिससे कि रिजल्ट स्टेक होल्डर तक कम्युनिकेट हो सके। उसके बाद एक्शनेबल इंसाइट्स लगाएंगे, रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट वी हैव। उसके बाद मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। वो क्या हम उसे चेक करते रहेंगे वो रेलिवेंट है, एक्यूरेट है या नहीं, मॉडल का परफॉर्मेंस ड्रिफ्ट तो नहीं हो रहा ओवर टाइम। रिफाइन करेंगे और रिटेन करेंगे मॉडल को एज न्यू डेटा बिकम्स अवेलेबल और बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज। अब नया डेटा अवेलेबल हो गया है, बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, तो हम मॉडल को रिफाइन कर देंगे या रिट्रेन कर देंगे। By following these steps systematically, data scientists can effectively tackle complex problems, derive meaningful insights, and deliver actionable solutions that derive business value. तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं एक्शनेबल सॉल्यूशंस जो बिजनेस वैल्यू को ड्राइव करे, आगे लेके जाए। तो नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग। तो हमारे जो टॉपिक अब बचे हैं वो बचे हैं फाउंडेशन वाला और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम वाला। चलिए फाउंडेशन को देख लेते हैं। बिग डेटा सिस्टम का फाउंडेशन क्या था, प्रोग्रामिंग क्या है इसमें। So building a foundation for big data system and programming involves the understanding of the core concepts.
आपको कोर कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज की समझ होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की समझ होनी चाहिए जो बिग डेटा इकोसिस्टम में यूज होते हैं। अब की कंपोनेंट्स क्या है फाउंडेशन के लिए और प्रोग्रामिंग के लिए वो समझिए। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। Big data system often rely on distributed computing architectures to process and analyze large volume of data across multiple node और server। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर इनके आर्किटेक्चर क्या रिलाई करते हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रिंसिपल जैसे कि स्केलेबिलिटी हो गया, एक जगह तो होता नहीं, स्केलेबिलिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस है, कंसिस्टेंसी, इनको आपको समझना पड़ेगा। ये एसेंशियल है फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग बिग डेटा सॉल्यूशन। जब भी आप बिग डेटा सॉल्यूशन को करें डिजाइन, तो इनको आपको समझना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की फॉल्ट टॉलरेंट कैसे होता है, कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, स्केलेबिलिटी कैसे होता है, हडूप इकोसिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। ये पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज हो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए एक बहुत अच्छा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, तो उसको आपको यूज करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस भी करता है। ये इंक्लूड क्या करता है, हैडूप का खुद का डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, डीएफएस फॉर स्टोर करने के लिए, अपाचे मैप रेड्यूस फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, और अपाचे मैप रेड्यूस को यूज करता है पैरेलल प्रोसेस करने के लिए साथ में। फैमिलियरिटी विद हैडूप इकोसिस्टम कंपोनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल फॉर वर्किंग विद डेटा। बिग डेटा के साथ काम करना है तो हैडूप इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। अपाचे स्पार्क क्या है, पावरफुल है फास्ट क्लस्टर कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग। अपाचे स्पार्क भी क्या एक फ्रेमवर्क है जो आपको हेल्प करता है। ये प्रोवाइड करता है एपीआई फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मैनिपुलेशन। ये आपको एपीआई देता है जिससे क्या आप डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे बैच प्रोसेसिंग हो गया, स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गया, सिक्वल क्वेरीज हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। तो स्पार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक स्केला हो गया, पाइथन हो गया या जावा हो गया, ये एसेंशियल है फॉर बिल्डिंग स्केलेबल एंड एफिशिएंट बिग सॉल्यूशन, बिग डेटा एप्लीकेशन। जब आपको कुछ एफिशिएंट और स्केलेबल बनाना है तो आपको अपाचे स्पार्क क्या है समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है। अब है नो सिक्वल डेटाबेसेस। आपको नो सिक्वल डेटाबेसेस का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे अपाचे कैसेंड्रा हो गया, मोंगोडीबी हो गया, अपाचे एचबीएस हो गया। ये डिजाइन करेंगे तभी हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम स्टोर कर पाएंगे। तो इनको समझना, इनके प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नो सिक्वल डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरिंग में इन्हीं का जरूरत होगा, और जब हम डेटा को फेच करेंगे, क्वायरिंग करेंगे, तब भी इन्हीं का यूज होगा। Data serialization and formats. Big data system often use efficient data serialization format for storing and exchanging data between different components. Common serialization format include Apache Avro, Apache Parquet, Apache ORC. तो इन सबको सीखना पड़ेगा, इन सब फॉर्मेट को, क्योंकि इनसे क्या है, इजिली क्या है, डेटा स्टोर कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। तो नोइंग हाउ टू वर्क विद दिस फॉर्मेट इज क्रूशियल। तो इनको जानना जरूरी है अगर हम डेटा स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं और प्रोसेसिंग करना चाहते हैं बिग डेटा सिस्टम का। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम हडूप एंड स्पार्क, there are other distributed data processing frameworks like Apache Flink हो गया, Apache Storm हो गया, Apache Beam हो गया। तो इन सब डेटा फ्रेमवर्क को भी आपको समझना पड़ेगा हडूप और स्पार्क के अलावा। तो ये फ्रेमवर्क करते क्या है, रियल टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, रियल टाइम में स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, यानी जिस टाइम पे डाटा आया ऑलमोस्ट रियल टाइम में इनको प्रोसेस करके वो वैल्यूएबल इनसाइट्स आपको दे देते हैं। लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट है इनका, तो टाइम बहुत कम लेते हैं और बहुत जल्दी थ्रूपुट देते हैं बिग डेटा एप्लीकेशन पर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रेफरेंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड इन बिग डेटा डेवलपमेंट इज एसेंशियल। तो बिग डेटा में लाइन में जब आप जा रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना चाहिए, जैसे पाइथन हो गया, स्केला हो गया, जावा हो गया, आर हो गया। ये पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो डेटा मैनिपुलेशन में यूज होते हैं, एनालिसिस में यूज होते हैं, मशीन लर्निंग में यूज होते हैं इस इकोसिस्टम में। Familiarity with scripting languages like Bash can be helpful for automating tasks and managing big data workflow. अगर आपको बैश आ रहा है तो वो और ज्यादा ऑटोमेट करने में टेस्ट टास्क को हेल्प करेगा और बिग डेटा वर्कफ्लो में हेल्प करेगा। Containerization and orchestration. Containerization platforms like Docker and container orchestration tools like Kubernetes are increasingly used in big data environments. तो Kubernetes हो गया, Docker हो गया, इनका बहुत ज्यादा big data environments में यूज होता है डिप्लॉय करने में और मैनेज करने में डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को। तो अंडरस्टैंडिंग कंटेनराइजेशन किस तरीके से होता है,
ऑर्केस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ये बहुत जरूरी है स्केलेबल और पोर्टेबल बिग डेटा सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो डॉकर और क्यूबरनेट्स इसी में आते हैं। डेटा स्ट्रीमिंग एंड मैसेजिंग सिस्टम, बिग डेटा सिस्टम ऑफन इन्वॉल्व प्रोसेसिंग पैरेलल रियल टाइम streams from various sources. Messaging systems like Apache Kafka and data streaming platforms like Apache Flink provide scalable and fault-tolerant solution for handling data stream and building real-time analytical applications. तो रियल टाइम एनालिटिक्स एप्लीकेशन में ये हेल्प करती है डेटा स्ट्रीमिंग और मैसेजिंग सिस्टम। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, GCP हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज और टूल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको जानना भी क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है स्टोरेज में, एनालिटिक्स में। तो अंडरस्टैंडिंग क्लाउड बेस्ड बिग डेटा सर्विसेज एंड आर्किटेक्चर क्या ये एसेंशियल है फॉर लेवरेजिंग द स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। आप किस तरीके से स्केलेबल और फ्लेक्सिबल उसको बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको, इन सब चीजों को जब आप मास्टर कर लेते हैं तो आप क्या है आगे बढ़ सकते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है समझ में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है ये समझ। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा, तो यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अभी तक ऑल क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ मैनी बिग डेटा सिस्टम्स। बहुत सारे बिग डेटा सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि ये अलाउ करता है डेटा टू बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। ये स्टोर और एक्सेस हम कर सकते हैं डिफरेंट नोड्स पे, और वहां से फिर क्या एक्सेस कर सकते हैं, इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स। क्या आर सम की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में स्केलेबिलिटी होता है भाई, कि आप इसको स्केल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इलास्टिकली, बहुत तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मीनिंग दे कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अक्रॉस मल्टीपल नोड इन ए क्लस्टर। तो ये क्या है, मल्टीपल नोड्स में एक क्लस्टर के थ्रू आप क्या है, वॉल्यूम मैटर नहीं करता है, आप इसे कर सकते हैं इजीली, आप इसका काम कर सकते हैं। ये इनेबल करता है सिस्टम को एकोमोडेट आप कर सकते हैं ग्रोइंग डेटा वॉल्यूम के साथ, इजीली काम कर सकते हैं विदाउट द नीड फॉर मैसिव अपग्रेड। आपको बहुत बड़ा मैसिव अपग्रेड या इंडिविजुअल सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं, स्केलेबिलिटी ऑन रहेगा, काम ऑन रहेगा। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है, डीएफएस आर डिजाइन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो होता है डिजाइन होता है फॉल्ट टॉलरेंट, यानी कुछ भी फॉल्ट आएगा तो ये खुद से क्या है, खुद से ये मेंड कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को। मीनिंग दे कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन इफ इंडिविजुअल नोड्स और कंपोनेंट फेल। एक नोड या एक सर्वर का कोई एक चीज अगर फेल होता है तब भी वो क्या है काम करते रहेंगे, वो क्या आपको रीराउट कर देगा दूसरे सर्वर पर या दूसरे जगह आपको रीराउटिंग कर देगा। रिडंडेंसी मैकेनिज्म सच एज रेप्लिकेशन और इरेजर कोडिंग आर ऑफन एम्प्लॉयड टू ensure data durability and availability in event of hardware failures। तो इसमें होता क्या है, रेप्लिकेशन यूज होता है कि हम रेप्लिकेट करके उस चीज को दूसरे सर्वर पे भी रख सके, जिससे वो क्या ऑटोमेटिकली उस टाइम रेप्लिकेट हो जाए, वो चीज क्या उस टाइम चल जाए। या फिर इरेजर कोडिंग यूज करते हैं जो क्या ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है इन द इवेंट ऑफ हार्डवेयर फेल्योर्स भी हो जाए तब भी। नेक्स्ट है कंकरेंसी। कंकरेंसी सपोर्ट कंकरेंट एक्सेस टू डेटा बाय मल्टीपल क्लाइंट्स। कंकरेंसी का मतलब ये है कि एक डेटा है तो ये नहीं है कि एक डेटा को एक ही बंदा अगर एक्सेस किया दूसरे बंदे एक्सेस नहीं कर सकते। एक टाइम पे 2 बंदा, 3 बंदा, बहुत से बंदे भी क्या उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो इनेबल करता है पैरेलल प्रोसेसिंग और डेटा शेयरिंग अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। आप क्या है उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, और ये अलाउ करता है एफिशिएंट डेटा एनालिसिस और कंप्यूटेशन। कंसिस्टेंसी क्या है, डीएफएस प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स। सब पे क्या कंसिस्टेंटली डेटा रहेगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कंकरेंट अपडेट ऑफ फेल्योर्स। यानी अगर कुछ अपडेट आ जाता है, फेल्योर्स भी हो जाता है, तब भी वो डेटा जो पहले का वो तो रहेगा भाई। कंसिस्टेंसी मॉडल सच एज स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी और कैजुअल कंसिस्टेंसी यूज होता है मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी और कोहेरेंस को मेंटेन करने में। अब डेटा लोकेलिटी क्या है, डीएफएस सिस्टम ऑप्टिमाइज डेटा एक्सेस बाय स्टोरिंग डेटा क्लोज टू वेयर इट विल बी प्रोसेस्ड। डेटा लोकेलिटी का मतलब यही है कि ये आपको डेटा प्रोवाइड करेगा फ्रॉम क्लोज लोकेशन।
तो अब क्लोज लोकेशन का मतलब क्या हुआ, जहां से आप एक्सेस कर रहे हैं उसके क्लोज में जो सबसे क्लोज इसका सर्वर होगा वहां से आपको ये प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या है लेटेंसी कम हो जाए और नेटवर्क ओवरहेड कम हो जाए, जिससे डेटा ट्रांसफर का जो टाइम है वो कम लगे नेटवर्क पे और मैक्सिमाइज कर सके ये थ्रूपुट को और परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके। नेक्स्ट है मेटा डेटा मैनेजमेंट। डीएफएस मेंटेन करता है मेटा डेटा, जैसे फाइल का एट्रीब्यूट हो गया, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, किस लिए कि मैनेज ऑर्गेनाइज डेटा कर सके हम डिस्ट्रीब्यूटेड नोड से भी। इफिशिएंट मेटा डेटा मैनेजमेंट क्या है, क्रूशियल है सपोर्टिंग फाइल ऑपरेशन करने में, डायरेक्टरी को नेविगेट करने में, एक्सेस कंट्रोल करने में डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट पे। तो मेटा डेटा इसमें रहता है, फाइल डायरेक्टरी, फाइल डिटेल्स, तो आप एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल, ये सब चीजें आपको मिलती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये सिक्योरिटी भी डीएफएस प्रोवाइड करता है कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर ले, आपके डेटा को कोई टेम्पर ना कर दे, कोई लीक ना कर ले। इसमें ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है, इंक्रिप्शन होता है, ऑडिटिंग फीचर्स होता है जिससे डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे, इंटीग्रिटी उसमें रहे, कंप्लायंस है सिक्योरिटी पॉलिसीज के साथ। इंटरऑपरेबिलिटी की इसमें आपको फीचर मिल जाता है, जैसे ये स्टैंडर्ड इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स देता है इंटरऑपरेबिलिटी के लिए अदर सिस्टम और एप्लीकेशन के साथ। इससे क्या होता है, सीमलेस इंटीग्रेशन होता है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टूल्स के साथ और वर्कफ्लोज के साथ, जो फैसिलिटेट करता है आपको डाटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स में। ठीक है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर देता है। डीएफएस इम्प्लॉयज वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स। तो ये क्या है, बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल करके क्या है ये परफॉर्मेंस को बेहतर कर देता है। जैसे प्री फेचिंग डेटा हो गया, कैशिंग हो गया, यानी पहले से कुछ डेटा, ऐसी डेटा जिसे आप बार बार इस्तेमाल करें तो कैश कर लेता है। एक कैश मेमोरी एक बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है जिसमें क्या है बहुत स्मॉल साइज होता है, जिसमें हम वही डेटा को रखते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा मतलब आप उस चीज को यूज कर रहे होते हैं तो उनको तुरंत दिखाने के लिए ये होता है प्री फेचिंग डेटा। प्री फेचिंग पहले से आप फेच करके रख रहे हैं, डेटा को कंप्रेस करके रख रहे हैं, डेटा प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज आप लगा रहे हैं कि जिससे लेटेंसी कम हो, मैक्सिमाइज कर रहे हैं थ्रूपुट। तो ये सब टेक्निक्स लगाई जाती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो आपको डीएफएस में मिल जाता है। इकोसिस्टम इंटीग्रेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और ऑफन इंटीग्रेटेड विद अदर कंपोनेंट एंड फ्रेमवर्क। ये क्या इंटीग्रेट किया जाता है अदर कंपोनेंट और फ्रेमवर्क के साथ, जैसे कि क्या हो गया, हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, ये प्रोसेसिंग इंजन हो गए, डाटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गया जैसे काफका हो गया, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हो गया जैसे AWS S3 हो गया, सिंपल स्टोरेज सर्विस, एजोर ब्लॉब स्टोरेज हो गया। तो ये सब क्या है, इन सब के साथ इंटरऑपरेबिलिटी इंटीग्रेशन में हेल्प करता है ये चीज। दिस इंटीग्रेशन इनेबल्स सीमलेस डेटा इंजेक्शन। इससे क्या होता है, सीमलेस डेटा को इंजेस्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जा सकता है और एनालिसिस होता है अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स। डेटा एनवायरनमेंट्स में क्या हम इस्तेमाल करते हैं। सम एग्जांपल क्या है, पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम HDFS जिसे कहते हैं, गूगल फाइल सिस्टम हो गया GFS हो गया, अपाचे कैसेंड्रा फाइल सिस्टम हो गया CFS हो गया, ग्लूस्ट्रे FS हो गया, लूस्ट्रे फाइल सिस्टम हो गया। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें स्केलेबल, फॉल्ट टॉलरेंट और एफिशिएंट स्टोरेज लगाना है और बिग डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स में अगर हमें डिप्लॉय करना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कुछ सजेशंस है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया।